दुनिया भर की खबरों में आज आप देखेंगे रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस डील से क्या चाइना हो गया बेचैन। अमेरिका ने तीनों ममालिक के बीच टेंशन बढ़ने के जताए आसार। न्यूक्लियर हमला करने के लिए रूस का बड़ा कदम, ऑफिशियल पॉलिसी में बदलाव कर सकते हैं पुतिन, बहुत बड़ी जंग के आसार। उधर यूरोपीय यूनियन ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ी रीजनल वॉर छिड़ने को लेकर दी वार्निंग। अमेरिका के पास रिपोर्ट्स, हिजबुल्लाह के साथ जंग लड़ेगा ईरान। यूएस आर्मी ने माना इजराइल की हिफाजत करना मुश्किल। गाजा से इजरायली फौज समेटेगी अपना बोरिया बिस्तर। नॉर्थ में हिजबुल्लाह से लेगी मुचैटा। नेतन्याहू का होगा वही हाल, ना खुदा मिला, ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। और जर्मनी से पनडुब्बियां और मिसाइल बोट्स की सरकारी खरीद में फंस सकता है नेतन्याहू। गड़बड़ी की जांच कर रहे इजरायली कमीशन ने नेतन्याहू को जारी की वार्निंग। अपने ओहदे का गलत इस्तेमाल करके की थी डील, जा सकती है नेतन्याहू की कुर्सी। आजाद बोल इंडिया में आपका खैर मकदम है। मैं हूं आदिल खान आजाद। आज 24 जून 2024 है और आप देख रहे हैं रात 10 बजे का स्पेशल शो दुनिया भर की खबरें। शुरू करते हैं दुनिया भर की खबरों का यह सफर तफसील से। सबसे पहले बात होगी रूस, नॉर्थ कोरिया और चाइना की। बाकी मिडिल ईस्ट की बातें होगी, गजा की जंग होगी, इजराइल का घबराना होगा, अमेरिका का हाथ उठाना होगा। खैर, रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस डील से क्या चाइना हो गया है बेचैन, क्योंकि अमेरिका ने इन तीनों ममालिक को यह कहा है इनके बारे में कि इनके बीच टेंशन जो है वो बढ़ सकती है। अब क्या कोल्ड वॉर छिड़ जाएगी रूस और चाइना के बीच? चलिए समझते हैं। जरा एनबीसी न्यूज की हेडलाइन क्या कह रही वो समझ लेते हैं। लिखा है इंग्लिश में, हिंदी है ऐसे कि जैसे जैसे रूस और उत्तर कोरिया करीब आते जा रहे हैं, चीन ने दूरी बनानी शुरू कर दी है। दोनों ममालिक के बीच गहराता रिश्ता चाइना के लिए बेचैनी या अनकंफर्टेबल सिचुएशन पैदा कर सकता है, जिसका रूस और नॉर्थ कोरिया दोनों ममालिक पर गहरा असर भी है और दोनों से बड़ा व्यापारिक रिश्ता भी है। किसका? चाइना का। याद रखिएगा कि नॉर्थ कोरिया के पास रूस को बेचने के लिए चीन से भी ज्यादा सस्ता माल है और पुतिन को किम जोंग उन से अपनी शर्तों पर काम करवाना शी जिनपिंग के बनिस्बत ज्यादा आसान पड़ेगा। जिनपिंग बहुत बड़ी मछली हैं। किम जोंग उन कितनी भी धमकी दे लें, लेकिन रूस के प्रभाव में आ ही जाएंगे, असर में आ ही जाएंगे। अमेरिका के टॉप मिलिट्री ऑफिशियल्स ने रूस और नॉर्थ कोरिया के बीच डिफेंस डील पर अपना रिएक्शन दिया और कहा कि दोनों ममालिक के बीच इस डील से चीन के साथ टकराव होने की आसार हैं। एयरफोर्स के जनरल सीक्यू ब्राउन ने कहा कि नॉर्थ कोरिया के साथ डिफेंस डील के बाद रूस और चीन के बीच टेंशन बढ़ सकती है। लेकिन दोस्तों, यहां एक बात और भी कह दूं कि रूस चीन में टेंशन की यह खबर यूरोप और अमेरिका के मीडिया आउटलेट्स में छप रही है। अब CNN हो या NBC हो या कोई और हो, दोनों ही अपनी हुकूमतों के ऊपर रूस और चीन को हावी होते तो नहीं देखना चाहेंगे। लिहाजा वो इन खबरों के जरिए कोई चिंगारी भड़का रहे हैं या खुद से भड़क चुकी किसी चिंगारी की खबर हमें और आपको बता रहे हैं। ये जानने के लिए चाइना का जवाब आने तक हमें इंतजार करना होगा, या चाइना का मूड समझने तक हमें इंतजार करना होगा। क्या नॉर्थ कोरिया और रूस के करीब आने से रूस और चाइना दूर होने जा रहे हैं? याद रखिएगा, चाइना व्यापारी है, वो अपना माल बेचना चाहता है, लेकिन अगर कोई एक नया व्यापारी आ जाए जो उसका पुराना ग्राहक छीन ले, मसला तो सबको पेश आता है। खैर, यूरोपीय यूनियन ने मिडिल ईस्ट में एक बड़ी रीजनल वॉर छिड़ने को लेकर एक वार्निंग जारी की है। यूरोपीय यूनियन के फॉरेन पॉलिसी चीफ जोसेप बोरेल ने यूरोपीय यूनियन के मेंबर साइप्रस को हिजबुल्लाह की तरफ से धमकी दिए जाने के कुछ दिनों बाद यह कमेंट किया है। जोसेप बोरेल ने कहा है कि इस जंग से हिजबुल्लाह के कब्जे वाले साउथ लेबनान पर बड़ा असर पड़ेगा और इस जंग के फैलने का जोखिम हर दिन बड़ा होता जा रहा है। यूं समझ लीजिए कि हम उस शाम के साए में बैठे हैं जिसकी अगली सुबह जंग के नगाड़े के साथ शुरू होगी। यानी एक तरफ तो यूरोपीय यूनियन को रीजनल वॉर का खतरा है और दूसरी तरफ वो बंद लफ्जों में साउथ लेबनान की तबाही की भी बात कह रहा है, इजराइल की तबाही की नहीं। मुझे कभी कभी समझ नहीं आता कि वेस्टर्न पावर सब कुछ देखकर भी मुगालते में क्यों रहती हैं। खैर, हम बढ़ते हैं आगे, कुछ और खबरों का रुख करते हैं। खबरें मिक्स मिलती रहेंगी, कभी मिडिल ईस्ट आ जाएगा, कभी रूस, कभी चाइना, फिर कभी मिडिल ईस्ट, ताकि आपका इंटरेस्ट बना रहे। कोई कुछ खबर देखता है, कोई कुछ खबर देखता है, तो मैंने कहा कि दोनों को मिक्स करके खबर सुनाएं। आगे जो आने वाली हैं
लास्ट तक देखिएगा, नेतन्याहू से जुड़ी हुई बड़ी अहम खबरें हैं। खैर, अमेरिका का यह कहना है कि मुमकिना तौर पर वो हिजबुल्लाह के खिलाफ बड़ी जंग छिड़ जाने पर इजराइल की मदद नहीं कर सकेगा। अमेरिका कह रहा है कि हम इजराइल की मदद नहीं कर पाएंगे अगर फुल फ्लैश जंग लड़ ली तुमने हिजबुल्लाह से। यानी एक तरह से देखें तो अमेरिका ने जैसे हैंड्स अप कर लिए हैं, और इसकी बड़ी वजह है हिजबुल्लाह के सरपरस्त ईरान का उसके पीछे होना, क्योंकि ईरान शायद ये जंग लड़ सकता है हिजबुल्लाह के साथ। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ने खबरदार किया है कि हिजबुल्लाह के साथ बड़े पैमाने पर फौजी तसादुम की सूरत पर एक यूं समझिए एक जंग छिड़ने पर अमेरिकी फौज को इजराइल की हिफाजत में मुश्किलात का सामना करना पड़ेगा। अमेरिका को अमेरिकी फौज के जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल ब्राउन ने कहा कि इस बात के इम्कानात बढ़ रहे हैं कि आईडीएफ और हिजबुल्लाह के दरमियान जंग की सूरत में ईरान इजराइल के खिलाफ जंग में दाखिल होने का फैसला करेगा। जनरल ब्राउन के मुताबिक ईरान जंग में शामिल होने के लिए तैयार है, बेताब है, क्योंकि उसे इस रीजन में अपने सबसे मजबूत, सबसे भरोसेमंद साथी हिजबुल्लाह की हिफाजत करनी है। अमेरिकी जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ के चेयरमैन जनरल चार्ल्स ब्राउन ने यह भी कहा कि हिजबुल्लाह की तरफ से इजराइल के कब्जे वाले इलाकों पर दागे जाने वाले कम फासले तक मार करने वाले रॉकेटों को रोकना बहुत मुश्किल है। यानी अमेरिका को भी वो मुश्किलात समझ में आ रही हैं जो इजराइल के सामने पेश आ रही हैं, और वो हिजबुल्लाह के हमलों को काउंटर नहीं कर पा रहा। इवन उसका आयरन डोम भी फेल साबित हो रहा है। चलिए बढ़ते हैं, कुछ और खबरों का रुख कर लें। अब बात रूस की, पुतिन की न्यूक्लियर पॉलिसी की, और इस न्यूक्लियर पॉलिसी में तब्दीली हो सकने की। न्यूक्लियर हमला करने के लिए रूस बड़ा कदम उठा सकता है और अपनी ऑफिशियल पॉलिसी में बड़े बदलाव कर सकता है, और बड़ी जंग के आसार हैं। रूस अपने न्यूक्लियर वेपन्स के इस्तेमाल के लिए ऑफिशियल पॉलिसी में तयशुदा फैसले लेने की मुद्दत को कम कर सकता है। यानी एक फैसला लेना कि कब हमला करना है उसमें कमी कर सकता है, जल्दी हमला करने के लिए कुछ बदलाव कर सकता है। रूस की जो संसद है, पार्लियामेंट है, क्रेमलिन, उसकी जो डिफेंस काउंसिल है, उसके प्रेसिडेंट ने कहा है, उसके चेयरमैन ने कहा है कि अगर रूस को लगता है कि खतरे बढ़ रहे हैं तो वो जल्द से जल्द न्यूक्लियर हमले का हुक्म दे सकता है। याद रखिएगा, रूस दुनिया की सबसे बड़ी न्यूक्लियर पावर्स में से एक है। रिपोर्ट्स के मुताबिक उसके पास पूरी दुनिया में सबसे ज्यादा हमला करने के लिए तैयार न्यूक्लियर वेपन्स हैं, न्यूक्लियर हथियार हैं। यूक्रेन में जंग ने 1962 के क्यूबा मिसाइल संकट के बाद से रूस और वेस्ट के बीच सबसे बड़ी टेंशन, सबसे बड़े कॉन्फ्लिक्ट को शुरू कर दिया है। रूस के सदर व्लादिमीर पुतिन ने भी पिछले महीने कहा था कि रूस अपने ऑफिशियल न्यूक्लियर प्रिंसिपल को, अपने आधिकारिक परमाणु सिद्धांत को बदल सकता है, जिसमें ऐसी शर्तें तय की गई हैं जिनके तहत ऐसे हथियारों का इस्तेमाल किया जा सकता है। अब उसी में थोड़े बहुत तब्दीली होगी तो टाइमिंग चेंज हो जाएगी। थोड़ा बहुत पहले थोड़ा टाइम लगाया जाता, अब उसमें यह है कि फौरन टक्स। चलिए बढ़ते हैं आगे। बात नेतन्याहू की, और नेतन्याहू के फंस सकने की करप्शन में। जर्मनी से पनडुब्बियों और मिसाइल बोट्स की सरकारी खरीद में कुछ गड़बड़ियां पाई गई हैं, और इसकी जांच कर रहा है एक इजरायली कमीशन। उसने आज मंडे को वजीर आजम बेंजामिन नेतन्याहू को वार्निंग जारी की है। इस पैनल ने नेतन्याहू को इत्तला दी है कि अब तक जो जानकारियां और जो सबूत जमा किए गए हैं उनके बेस पर, उनकी बुनियाद पर आखिरकार ये तय किया गया है या तय किया जा सकता है कि उन्होंने 2009 और 2016 के बीच वजीर आजम के तौर पर अपनी कुर्सी का गलत इस्तेमाल किया और खरीद को हरी झंडी दे दी। सही से पूरे कानून और रूल्स फॉलो नहीं किए गए इन पनडुब्बियों और ड्रोन बोट्स की खरीद में। पैनल ने आज 24 जून को सार्वजनिक किए गए अपने एक लिखित फैसले में कहा कि ऐसा करके नेतन्याहू ने इजराइल की सिक्योरिटी को खतरे में डाला है। ये तो गद्दारी हो गई। और कहा कि इजराइल के जितने भी फॉरेन मामलों से जुड़ी हुई चीजें थीं, उनके हितों को, उनके इंटरेस्ट को नुकसान पहुंचाया है। यानी नेतन्याहू ने वो सब किया है जो कोई गद्दार वतन कर सकता है, अगर काउंसिल की इन बातों को समझें। नेतन्याहू ने जवाब दिया, और जवाब में क्या कहा वो सुनिए कि ये पनडुब्बियां ईरान के खिलाफ अपने वजूद को बचाने के लिए खरीदना जरूरी थी, क्योंकि ईरान हमें तबाह करने की कोशिश कर रहा है। यानी ईरान से इतना डर है
नेतन्याहू को, या फिर वो उस डर का इस्तेमाल खुद को बचाने में भी करते हैं। उनके नेतन्याहू के दफ्तर के बयान में कहा गया कि इतिहास, तारीख साबित करेगी कि नेतन्याहू इस मुद्दे पर भी सही थे और मुद्दों की तरह, और उन्होंने इजराइल की हिफाजत के लिए सही फैसले लिए। दोस्तों, 2022 में पिछली हुकूमत के तहत एक कमीशन ऑर्गेनाइज किया गया, फॉर्म किया गया, और इसी ने ये रिपोर्ट जारी की है। यही कमीशन नेतन्याहू के वजीर आजम रहते हुए पिछली बार जो सौदे किए गए थे उनकी जांच कर रहा था। इस कमीशन ने कहा कि वो जल्द ही करोड़ों डॉलर के सौदे की जांच के दौरान जमा किए गए सबूतों के अनक्लासिफाइड हिस्सों को शाया करेगा, दुनिया के सामने लाएगा। इससे माना जा रहा है कि नेतन्याहू की सियासी मुश्किलात बढ़ जाएंगी। हो सकता है जो पहले से करप्शन के आरोप झेल रहे हैं, इल्जाम झेल रहे हैं नेतन्याहू, एक और नए करप्शन की बात आते ही उनकी गद्दी चली जाए। बढ़ते आगे, गजा से इजरायली फौज अपना बोरिया बिस्तर समेटकर नॉर्थ में हिजबुल्लाह से टक्कर लेने के लिए जाएगी, और इसके बाद लग रहा है नेतन्याहू का वही हाल होगा कि ना खुदा मिला ना विसाले सनम, ना इधर के रहे ना उधर के रहे। क्योंकि भैया कहा तो ये था कि हमास को पूरी तरह से खत्म करके जंग रोकेंगे तभी गजा से निकलेंगे, लेकिन उधर हिजबुल्लाह ने, कह रहे हैं लोग, कि कॉरिडोर बो दिया है, इस वजह से जाना पड़ रहा है। इजराइल के पीएम बेंजामिन नेतन्याहू ने कहा है कि रफा में हमास के खिलाफ मिलिट्री ऑपरेशन लगभग खत्म हो चुका है। अच्छा, नेतन्याहू ने बताया कि अब आईडीएफ का ध्यान लेबनान की सरहद से लगे नॉर्थ के इलाकों पर जा सकता है, जहां हाल के हफ्तों में ईरान के दोस्त हिजबुल्लाह के साथ इजराइल की जंग तेज हो गई है। इजराइल के चैनल 14 को दिए एक इंटरव्यू में नेतन्याहू ने कहा कि राफा में जंग का सबसे खतरनाक फेज खत्म होने वाला है। हालांकि नेतन्याहू ने यह भी कहा कि जब तक हमास का सफाया नहीं हो जाता तब तक इजराइल गजा में अपना मिशन जारी रखेगा। बीते साल अक्टूबर में गजा में जंग की शुरुआत होने के बाद से यह पहला मौका है जब नेतन्याहू ने किसी इजरायली टेलीविजन चैनल को इंटरव्यू दिया है। क्या यह बात अपने आप में खास नहीं है? मैं बताऊंगा क्यों। आइए अब जरा इस बंदे के ऊपर कही गई बातों की चीरफाड़ यानी पोस्टमार्टम करते हैं। पहला सवाल, या यूं कहें कि आखिरी सवाल, यही है कि जब पूरी फौज के साथ 9 महीने तक लड़ी गई जंग में हमास को नेतन्याहू तुम उखाड़ कर फेंक नहीं पाए, तो फिर गजा से ज्यादातर फौज को लेबनान बॉर्डर पर ले जाकर तुम हमास को एलिमिनेट कैसे कर पाओगे? टोटल विक्ट्री कैसे पा पाओगे? तुम्हारी फौज ने 37,000 से ज्यादा लोगों को मारकर गजा की आबादी को कम तो जरूर कर दिया है, मगर रिपोर्ट्स ये बताती हैं कि इन्हीं 37,000 मारे गए लोगों के खानदानों से बड़ी तादाद में लोग अपना बदला लेने के लिए हमास से जुड़ रहे हैं। तो ऐसे में तुम पहले से भी ज्यादा मजबूत हमास का सामना करोगे, तो फिर हमास को कैसे खत्म करोगे? यह आखिरी फेज कैसे चल रहा है रफा में ऑपरेशन का? रफा में ही सारी बची हुई बटालियंस थी ना हमास की। आप किसे धोखा दे रहे हो? असल में दोस्तों, अगर आपको याद हो तो हमारे यहां भी इलेक्शन से पहले सुपर वाले सीनियर नेता न्यूज चैनल्स पर इंटरव्यू देते हैं, उनकी कॉन्फ्रेंसेस में आते हैं और कई तरह की झूठ बोलकर, जुमले फेंक कर अपनी आवाम का गुस्सा दबाने की कोशिश करते हैं, उन्हें एक और नया सुनहरा ख्वाब देते हैं। तो मुझे लगता है कि 7 अक्टूबर के बाद ये नेतन्याहू का पहला इंटरव्यू भी कुछ वैसी ही कोशिश है। शायद उन्होंने हमारे यहाँ के किसी बंदे से कुछ सीखा है। बढ़ते आगे, रूस में जो टेररिस्ट अटैक हुआ है उसके बात करते हैं। रूस के साउथ दागिस्तान इलाके में कल संडे को टेररिस्ट ने, दहशतगर्दों ने हमला कर दिया। इस हमले में हमलावरों ने बहुत तगड़ी गोलीबारी की। दहशतगर्दों ने अपने इस हमले में चर्च, यहूदियों के मंदिर यानी सिनेगॉग और एक पुलिस चौकी को निशाना बनाया। इस हमले में पुलिसकर्मियों, एक पादरी और सिविलियंस समेत कम से कम 19 लोग मारे गए और कई जख्मी हो गए। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक मरने वालों की तादाद ज्यादा है। रिपोर्ट्स बताती हैं कि रूस के साउथ दागिस्तान इलाके में बंदूकों से लैस दहशतगर्दों ने इतवार को 22 से ज्यादा लोगों की हत्या कर दी, उनका कत्ल कर दिया। ऑफिशियल्स ने बताया कि पुलिसकर्मियों ने मार्क चकाला में 4 और डरबेंट में 2 दहशतगर्दों को मार गिराया। न्यूज एजेंसी एपी ने दागिस्तान के मिनिस्ट्री ऑफ इंटरनल अफेयर्स का हवाला देते हुए बताया कि हथियारबंद लोगों ने डरबेंट के चर्च में पादरी फादर निकोलो का गला रेत दिया, जबकि सिक्योरिटी गार्ड की गोली मारकर उनका कत्ल कर दिया। मारे गए पादरी के तार इजराइल से जोड़े जा रहे हैं।
रूस की सरकारी न्यूज एजेंसी तास ने बताया कि दागिस्तान के एक ऑफिशियल को हमलों में उसके बेटों के शामिल होने को लेकर हिरासत में लिया गया है। मेलिकोव ने बिना कोई सबूत मुहैया करवाए दावा किया है कि इन हमलों की साजिश मुमकिन तौर पर दूसरे मुल्क की जमीन से रची गई है। हालांकि सोशल मीडिया पर रशिया के जो हिमायती हैं उनका ये कहना है या वो ये बहस कर रहे हैं और ये कह रहे हैं कि इस हमले के पीछे CIA या मोसाद का हाथ हो सकता है। चलिए, दुनिया भर की खबरें इस स्पेशल शो में आज बस इतनी ही खबरें आपके लिए। उम्मीद करते हैं कि आपको ये एपिसोड पसंद आया होगा। आप लोग बहुत ही प्यारे प्यारे व्यूअर्स हैं और आप लोगों के सुझाव, आप लोगों के मशवरे सर आंखों पर है। कोशिश कर रहे हैं, बहुत छोटी टीम है, पढ़ना लिखना और बोलना मेरा काम है, वीडियो एडिटर्स हैं, तो कहीं कोई गलती रह जाया करे तो माफ किया कीजिए, या कोई खबर छूट जाए तो माफ कर दिया कीजिए। आजाद बोल इंडिया को सब्सक्राइब कर लीजिए। सलामत रहिए, खुश रहिए।